जी भाई, इसमें आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपीएससी प्रीलिम 2024 की तैयारी के लिए साइंस एंड टेक स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने बायोटेक लगभग कंप्लीट कर दिया, बस 15 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है। हम लोग एनर्जी का पहला क्लास कर लिए थे दोस्तों, जिसमें हमने बात किया था कि एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड फ्यूल के बारे में, कोयला के बारे में डिटेल में बात किया था। फिर लिक्विड फ्यूल में हम लोगों ने पेट्रोल के बारे में अच्छे से पढ़ा था, डीजल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद नॉकिंग क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ये सब क्या होता है, गैसोहोल क्या होता है, न्यू ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में बात किया था, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात किया था। फिर हम लोग गैसियस फ्यूल क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बात किया था। गैसियस फ्यूल यूज करने से क्या क्या समस्या है उसके बारे में बात किया था। ठीक है, फिर मैंने बात किया था कि जो नेचुरल गैस होता है वो 3 टाइप का होता है: कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस। हमने पेट्रोलियम पाइप नेचुरल गैस जो है पीएनजी, उसके बारे में बात किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा कार्यक्रम 2016-17 में लाया गया था। क्या था उसका ऑब्जेक्टिव, कहाँ से स्टार्ट किया गया था, किन क्षेत्रों को कवर किया गया है, वो सब हम लोग जो है डिस्कस किए थे कि इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है। तो गेल को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी को दिया गया है और डिब्रूगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग मैंने बात किया था कि अगले लेक्चर में हम मीथेन गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मीथेन भी जो है, मीथेन को हम लोग बोलते हैं सीएनजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीएनजी। ठीक है, सीएनजी में हम लोग मीथेन गैस यूज करते हैं। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो मीथेन को हम लोग नेचुरल गैस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। और उसी नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो वो बन जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मीथेन जो है, मीथेन जो एक फ्यूल है, एक ईंधन है, उसका अगर हम बात देखें कि स्रोत कहाँ का है, कहाँ कहाँ मीथेन हमें मिल सकता है। अगर मीथेन का स्रोत का बात करें स्रोत का बात करें कि कहाँ कहाँ मीथेन मिलेगा, तो मीथेन सबसे पहले जो मिलता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बायोगैस, बायोगैस में भी क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। प्लस बायो टॉयलेट, ठीक है, उसमें भी कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। ठीक, उसके अलावा कोयला का जो खदान होता है, कोल बेड मीथेन, जहाँ पे कोयला बनता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर, उसमें भी मीथेन फंस जाता है जब कोयला बनने के समय ही। जब पेड़ से कोयला बनता है तो पेड़ का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसके साथ मीथेन भी बनता है, और मीथेन कोयला के जो बेड होता है, मतलब कोयला का जो लेयर होता है, उसी के लेयर में फंस जाता है। बेड मतलब लेयर। ठीक है, उसके अलावा सेल जो गैस होता है दोस्तों, उसमें भी हमें मीथेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्लेथरेट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो क्लेथरेट्स होता है, जिसको हम लोग गैस हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको मीथेन हाइड्रेट भी बोलते हैं, इसमें भी मीथेन हमें मिलता है। क्या होता है ग्लिसरेट्स, गैस हाइड्रेट क्या होता है, मीथेन हाइड्रेट क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यूपीएससी ने बायो टॉयलेट से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यूपीएससी ने कोलबेड मीथेन से 2014 में क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने सेल गैस से 2014-2016 में क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने क्लेथरेट्स, गैस हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट से क्वेश्चन 2020 में पूछा है। तो अब देख रहे हो, ये सब स्टैटिक पोर्शन है, ये सब करंट का पोर्शन नहीं है। कोई अभी मीथेन गैस का नहीं प्रयोग हो रहा है, मीथेन गैस का प्रयोग सदियों से चल रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, हालांकि ये हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है फिर भी, लेकिन अभी नहीं हुआ है कि 4-5 साल पहले जब से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तभी ये मतलब जो है आपका करंट अफेयर था। ये बहुत पहले से प्रयोग हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चे लोग करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे बस साइंस टेक में, स्टैटिक पढ़ ही के नहीं जाएंगे, और फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, है ना। तो एक एक करके हम सबके बारे में देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे बायोगैस एंड बायो टॉयलेट के बारे में। ठीक है, बायोगैस एंड बायो टॉयलेट के बारे में। बायोगैस एंड बायो टॉयलेट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो पहला, हम लोग बायोगैस जब बनाते हैं तो हम लोग किस चीज़ से बनाते हैं? तो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाते हैं, मतलब जैविक हम लोग कचड़े से
बनाते हैं। जैविक कचरा मतलब प्लांट और एनिमल का कचरा, प्लांट एनिमल का डेड बॉडी, ठीक है, वेस्ट उसका कचरा, ठीक है। उसके बाद बायोगैस जब बनता है तो इसमें माइक्रोब के द्वारा कुछ कार्य करते हैं। माइक्रोब इसको सड़ाता गलाता है, उसको बोलते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो माइक्रोब जो होता है उस कचड़े पे काम करता है। उसको माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब माइक्रोब काम करता है तो उस कचड़े को सड़ाता है। डिकम्पोजिशन मतलब सड़न, गलन, तोड़ना, वो कचरा थोड़ा थोड़ा टूटता है, ठीक है। और यहाँ पे एरोबिक, यहाँ पे एक रेस्पिरेशन होता है, एक श्वसन होता है जिसको बोलते हैं एन एरोबिक। क्या बोलते हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, वो काम होता है, ठीक है। जो वेस्ट होता है वो सड़ता है और बायोगैस बनाता है। बायोगैस मतलब मीथेन का गैस जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा प्रक्रिया है कि कोई भी आप वेस्ट लोगे, ठीक है, उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और कैसा वेस्ट लोगे? जिसमें जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट हो, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और उस जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उससे आपको फिर क्या मिलेगा? बायो गैस मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वेस्ट है ना, वेस्ट, तो साइंस में वेस्ट को हम लोग बोलते हैं बायो इनोक्यूलम, इनोक्यूलम, ठीक है। तो बायो इनोक्यूलम जो होता है, ठीक है, वो होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो ये जो वेस्ट है इसमें हम डालते हैं बायो इनोक्यूलम। बायो इनोक्यूलम का मतलब एक्टिव बैक्टीरिया जो सड़ने गलने में मदद करते हैं। तो बायो इनोक्यूलम हम डालते हैं वेस्ट में, ठीक है। और बायो इनोक्यूलम जो होता है, एक्टिव बैक्टीरिया जो होता है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, वेस्ट को सड़ाता है और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है बिना ऑक्सीजन के सांस लेना, बिना ऑक्सीजन के सांस लेना, उसको बोलते हैं एनएरोबिक सांस लेना रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसको बायोगैस में कन्वर्ट करता है। ये सिंपल सा प्रक्रिया है। जैसे आप लोग दूध से दही जब जमता है तो मम्मी क्या करती है? दूध को गर्म करती है। गर्म करने के बाद उसमें कुछ डालती है, जोरन हो गया या थोड़ा सा दही हो गया या कुछ भी जिससे दही बनता है, और उसको ढक देती है। ये हमारा दूध है, ठीक है। अब इसको रात भर ढका हुआ है ये, तो जैसे ही रात भर ढका हुआ है तो बाहर से ऑक्सीजन जाएगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। और अंदर जो भी ऑक्सीजन होगा वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? तो उसके बाद अंदर में बैक्टीरिया होता है, या आपने थोड़ा सा जो इसमें अलग से हल्का सा दही डाला ताकि पूरा दूध फट के दही बन जाए, तो ये जो आपने डाला है इसी को हम लोग बोलते हैं बायो इनोक्यूलम। क्योंकि ये जो जोरन है, ठीक है, जो हल्का सा दही है, उसमें आपका ऐसा बैक्टीरिया है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो ये आपने जो हल्का सा कर्ड डाला, थोड़ा सा दही दिया ताकि पूरा मेरा दूध दही में बन जाए, और हमने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, तो ऑक्सीजन जो है अंदर नहीं गया। और ऑक्सीजन नहीं गया तो अंदर जो भी बैक्टीरिया था दही में, वो पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हमारा मिल्क जो है, जो कर्ड में कन्वर्ट होता है, उसमें भी क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। समझ में आएगा? ये तो दूध से दही सब बनाया होगा, तो कैसे बनता है? ऐसे ही दूध को ढक दोगे दही बनता है? नहीं होता है। क्या होता है? हमें दूध में थोड़ा सा डालना पड़ता है दही या कुछ। दही में बैक्टीरिया होता है पहले से, एक्टिव बैक्टीरिया जिसको बायो इनोक्यूलम बोलते हैं। वो बाकी दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, और हमें दूध को ढक के रखना पड़ता है ताकि वो जल्दी से दही में बने। नहीं तो आप खोल के रखिए ढक्कन और उसमें थोड़ा सा दही डालिए तो देखेंगे
आपका पूरा दूध जो है वो दही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया हमारा होता है दोस्तों जब हम लोग गोबर से गोबर गैस बनाते हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब बायोगैस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंटेनर में हम लोग डालते हैं गोबर। ठीक है, गोबर डालते हैं। ठीक है, और पानी, और उसको हम लोग खूब मिला लेते हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल अमाउंट में लेते हैं गोबर और पानी। ठीक है, बराबर मात्रा में लेते हैं पानी और गोबर। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्लरी। क्या बोलते हैं? स्लरी। तो गोबर और पानी को पूरा अच्छे से आप मिला लीजिए। ठीक है, और एक बर्तन में, एक कंटेनर में जिसको हम रखते हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर। ठीक है, तो एक डाइजेस्टर में गोबर और पानी का स्लरी मतलब मिक्सचर आप रख लीजिए। रखने के बाद इसको उल्टा एक कंटेनर लाइए और ऐसे करके ढक दीजिए उल्टा। ठीक है, मतलब इसका जो पेंदी रहेगा, इसका जो बेस रहेगा ढक्कन का, बर्तन का, वो ऊपर रहेगा। अब क्या हो गया, ये बर्तन जो है पूरी तरह से क्या हुआ, ढक गया। तो बाहर से हमारा कोई भी ऑक्सीजन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब अंदर में क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा गोबर का, क्योंकि गोबर जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। ठीक है, अब उसका अंदर में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमने डाला कहीं से, या गोबर में पहले से बैक्टीरिया होगा, या बैक्टीरिया डाले हम, और फिर बैक्टीरिया जब उसमें अपना काम करेगा तो गैस का निर्माण करेगा। ठीक है, और उसको सड़ाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग एक हल्का सा छोटा सा पाइप जो है वो आपका निकालते हैं इससे, छोटा सा हल्का सा इससे पाइप निकालेंगे। ठीक है, इससे। ठीक है, और ये जो बायोगैस हमारा बायोगैस बना। ठीक है, बायोगैस मतलब मीथेन। क्या बन रहा है ये? मीथेन। तो फिर मीथेन का प्रयोग जो है, हम जो स्टोव, घर में स्टोव यूज करते हैं, सिलेंडर। ठीक है, जो हमारा स्टोव है, सिलेंडर है, उसमें उसको स्टोर कर लेंगे और उससे आसानी से आप जो है कुकिंग, खाना बना सकते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरह से बायोगैस जो प्लांट है वो काम करता है। बस सिंपल सा प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है कि एक डाइजेस्टर में आपको गोबर और पानी, काऊ डंग और पानी का स्लरी लेना है, उसको ऊपर से कवर कर देना है, और जिस चीज़ से आप कवर करते हो उसको हम लोग बोलते हैं डोम। ठीक है, डोम से आपने कवर कर दिया। कवर करने के बाद अंदर में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा और आपका जो गोबर और पानी का मिक्सचर है वो सड़ेगा। सड़ने के बाद उससे बायोगैस मीथेन निकलेगा, और भी चीज़ निकलता है, मीथेन निकलता है। हम आगे देखेंगे कि बायोगैस में क्या क्या होता है। मीथेन निकलता है, और उससे, मीथेन एक फ्यूल है, एक ईंधन है। ठीक है, उससे हम खाना बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। उससे हम सीएनजी का जो ये भी मीथेन मतलब क्या, नेचुरल गैस, उसको हम कंप्रेस करके गाड़ी में भर सकते हैं, सीएनजी का गाड़ी में, है ना। समझ गए? अब देखिए, अगर यहाँ पे बात किया है गोबर का, गोबर को बोलते हैं काऊ डंग। ठीक है, काऊ डंग का मतलब होता है गोबर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि गोबर ही सिर्फ यूज होगा। ठीक है, इसमें ह्यूमन का भी, आदमी भी तो गोबर हो, मतलब पॉटी करता है, तो ह्यूमन का भी एक्सक्रीटा इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट आप यूज कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। ठीक है, तो काऊ डंग में जो होता है, ठीक है, एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, गोबर क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, और प्लस इसमें बैक्टीरिया होता है। तो उसी तरह आदमी के भी ह्यूमन एक्सक्रीटा में ऑर्गेनिक वेस्ट और बैक्टीरिया होता है, तो उसको भी हम लोग जो है बायोगैस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी जानवर का पॉटी को हम लोग यूज कर सकते हैं बायोगैस प्लांट में। ठीक है, तो जो बायोगैस होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या क्या रहता है, उसमें रहता है मीथेन। ठीक, और उसमें मेनली रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों उसमें मेन रहता है। ठीक है, मेन कंपोजिशन यही रहता है। ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके अलावा इसमें आपको अमोनिया भी रहेगा और भी कुछ कुछ रहता है। ठीक है,
तो हम बोलें कि इसमें मीथेन जो रहता है बायोगैस में वो 60% रहता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 40% रहता है। तो दोनों तो 100% यही हो गया, बल्कि अमोनिया भी थोड़ा मोड़ा रहता होगा। तो मीथेन हो सकता है कि 60% के आसपास, और CO2 जो रहता है वो आपका कितना रहता है दोस्तों, थोड़ा कम रहता होगा 40% से, तो 0.0001% के आसपास अमोनिया रहता होगा। तो मेन कंपोजिशन जो बायोगैस का है वो आपका है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मीथेन कितना रहता है बायोगैस प्लांट में, 60%, ठीक है। तो अगर हम खाने के लिए मीथेन जो प्रयोग कर सकते हैं, कुकिंग के लिए जो भी आप ईंधन यूज करेंगे उसमें मीथेन होना चाहिए 60 से 40%। इसका मतलब बायोगैस प्लांट का प्रयोग हम लोग कुकिंग के लिए कर सकते हैं। अगर हम गाड़ी के लिए बात करें तो गाड़ी में मीथेन का संख्या रहना चाहिए, ठीक है, 90% से, ठीक है। तो जब हम गाड़ी में मीथेन का प्रयोग करते हैं तो वो 90% तक जो है कंसनट्रेटेड होना चाहिए। जो भी फ्यूल है उसमें 90% मीथेन रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो बायोगैस प्लांट है उसमें मीथेन जो है, जो बायोगैस निकल रहा है उसमें मीथेन कितना है, 60%। तो उसका तो हम लोग खाने में प्रयोग कर सकते हैं 60 से 40%। तो बायोगैस यूज कर सकते हैं कुकिंग में, लेकिन व्हीकल में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो गाड़ी है उसको चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए उसमें मीथेन कम से कम 90% के आसपास होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बायोगैस प्लांट से जो भी डायरेक्टली निकला, ठीक है, बायोगैस प्लांट से जो भी बायोगैस निकला उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस गैस में मीथेन जो होता है वो 60% होता है, जो खाने में प्रयोग हो सकता है, क्योंकि खाने के लिए 40 से 60% के आसपास मीथेन चाहिए उस ईंधन में। लेकिन चूँकि गाड़ी चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसीलिए उसमें मीथेन का अमाउंट ज़्यादा हम लोग को करना पड़ेगा। तो बायोगैस का हम लोग डायरेक्टली प्रयोग जो है इसलिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 60% जो है हमारा मीथेन होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बायोगैस को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनरिचमेंट करना पड़ेगा। इनरिचमेंट मतलब उसमें हम लोग CH4 का जो अमाउंट है वो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसको व्हीकल में प्रयोग कर पाएंगे, है ना। तो जो हमारा बायोगैस में 60% मीथेन था उसको हम और बढ़ाना पड़ेगा। और जब भी हम लोग किसी भी फ्यूल का कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसको हम लोग इनरिचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट। जैसे मान लीजिए आपने यूरेनियम से यूरेनियम का फ्यूल बनाया, ठीक है, लेकिन उसमें यूरेनियम कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूरेनियम का इनरिचमेंट करते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें बायोगैस में मीथेन का अमाउंट बढ़ाना है तो हमें उसका मीथेन का इनरिचमेंट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा मतलब है इनरिचमेंट, मतलब उसमें कंसंट्रेशन मीथेन का बढ़ाना, अमाउंट को बढ़ाना। तब ये 60% से जाके जब 90% के आसपास होगा बायोगैस में मीथेन, तो उस बायोगैस को हम लोग व्हीकल में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर सकते हो। समझ गए इतना। उसके बाद देखिए, तो ये हो गया बायोगैस प्लांट के बारे में। क्या याद रखना है कि यार बायो वेस्ट होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बायोगैस निकलता है, बायोगैस में मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, लेकिन मैक्सिमम उसमें 60% मीथेन रहता है। उसको डायरेक्टली हम लोग कोयला में मतलब कुकिंग में, खाने बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी में नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी में जो ईंधन चाहिए उसमें 90% तक आपका मीथेन चाहिए होता है। तो जो बायोगैस में डायरेक्टली नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग बायोगैस को इनरिचमेंट करना पड़ता है। सिंपल, एक बात में, एक लाइन में। अब देखिए इसलिए सब चीज़ समझते रहिए और सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, इससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और इसका नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, नोट्स मैं आपको दे दूंगा पेड ग्रुप पे। जो बच्चे 299 रुपीज़ वाला कोर्स ज्वाइन किए हैं प्रीलिम्स वाला, जिसमें आपको GS, CSET, करंट अफेयर्स, PYQ, ठीक है, और टेस्ट सीरीज सारा चीज़ कवर करवाया जा रहा है, तो उस कोर्स में इसका भी PDF आपको साइंस का मिल जाएगा, ठीक है। अभी ऑलरेडी उसमें हम लोग इकोनॉमी कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट कर दिया, मनी बैंकिंग फाइनेंस कर रहे हैं, और हमने साइंस टेक में बायोटेक कंप्लीट कर दिया। हम लोग एनर्जी का दूसरा लेक्चर कर रहे हैं, और सारा PDF वहीं आपको मिल रहा है सारा चीज़ का,
ठीक है। तो देखिए बायो टॉयलेट भी इसी चीज़ पे काम करता है, बायोगैस जिस तरह से होता है। क्या होता है दोस्तों, ये मान लीजिए टॉयलेट है, ये ट्रेन में है, ठीक है। 2015 में, ठीक है, रेलवे ने, ठीक है, बजट दिया था इसके लिए 1000 करोड़, कि जितना भी भारत में रेलगाड़ी है उसको धीरे धीरे बायो टॉयलेट में कन्वर्ट करना। मतलब जो भी टॉयलेट है, पहले क्या होता था कि लोग जो है ट्रेन में पॉटी करते थे, तो वो पॉटी जो है रेल के पटरी में जमा हो जाता था, ठीक है। प्लस पानी के कारण क्या होता था, रेल का पटरी जल्दी सड़ जाता था, पोल्यूशन भी होता था, महकता भी था, और देखने में भी ख़राब लगता था। पटरी आप क्रॉस कर रहे हैं, पूरा उसमें पॉटी पॉटी है। तो इससे का समस्या से उबारने के लिए भारत सरकार ने बायो टॉयलेट लेके आया, ठीक है, रेलवे बजट 2015 में, जिसमें 1000 रुपया जो है हम लोग दिए थे, ताकि जितने भी टॉयलेट है रेलवे में उस सबको बायो टॉयलेट में कन्वर्ट करें हम लोग, ठीक है। तो बायो टॉयलेट का जो निर्माण किया है वो DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और IRCTC किया है, ठीक। तो DRDO भी इसमें किया है, क्योंकि DRDO भी सिर्फ आपको हथियार नहीं बनाती है, ये न्यूक्लियर मेडिसिन भी बनाती है। ऐसा मेडिसिन जिसमें न्यूक्लियर चीज़ यूज होता है, जैसे यूरेनियम होता होगा और भी कुछ होता होगा, थोरियम वोरियम, कैंसर वैंसर के लिए टॉयलेट बनाई है। गगनयान मिशन में भी DRDO का रोल है, ठीक है। डिफेंस में भी तो रोल है ही, तो बहुत सारा काम DRDO करता है। प्लस IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म या ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन करके कुछ नाम है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लीजिए किसी ने यहाँ पे पॉटी किया, ठीक है, ये पॉटी जा रहा है अंदर। उसके बाद आप देखे होंगे कि वो पॉटी अंदर चला जाता है और उसमें ऐसे करके ढक्कन लगा होता है, ढक्कन। तो जैसे ही आपने कोई पॉटी किया तो ये ढक्कन ऐसे खुल जाता है, खुल जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक ये वाला ढक्कन ऐसे करके क्लोज हो जाता है। फिर कोई पेशाब करेगा या बात वो करेगा, पॉटी करेगा, तो ये ढक्कन ऐसे करके दब जाएगा, अंदर चला गया पॉटी, और फिर ये ऊपर अपने आप उड़ जाएगा। तो जब अपने आप उठ रहा है मतलब ढक्कन बंद हो रहा है, और ढक्कन बंद हो रहा है मतलब ऑक्सीजन बाहर से जाना बंद। तो जैसे ही अंदर से आप किसी ने पॉटी किया, ठीक है, तो यहाँ पे उसका बायो वेस्ट गया। पॉटी मतलब क्या है, बायो वेस्ट, ठीक है, हम बोल सकते हैं एक्सक्रीटा है। अब अंदर में क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया है। अंदर में क्या है, बायो इनोक्यूलम है, मतलब एक्टिव बैक्टीरिया है अंदर में, एक्टिव बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो इनोक्यूलम, इनोक्यूलम, ठीक। तो अंदर में डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन होने के बाद फिर यहाँ से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सेम चीज़ जैसा बायोगैस में, और अमोनिया अमोनिया हो रहा है। अब ये देखिए, ये पोल्यूटेंट नहीं है, पोल्यूटेंट है नहीं, ये है ग्रीन हाउस गैस। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो मीथेन मीथेन इससे निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ये उतना ज़्यादा समस्या नहीं है अभी प्रेजेंट में, जितना हमारा ये मतलब खुले में कोई अगर शौच करता था, बात मतलब ट्रेन में, फिर उसे ट्रेन गंदा होता था, पटरी गंदा होता था, पटरी सड़ता था पानी के कारण, क्योंकि बार बार फ्लश करना पड़ता था, तो वो नीचे जाएगा, उसमें जंग लगेगा। सरकार को बार बार पटरी चेंज करना पड़ता था। तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या था। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 और मीथेन जा रहा है तो उसको हम लोग और भी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पेरिस डील में हम लोग कवर कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी उतना बड़ा समस्या नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हुआ बायो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट, जिसको DRDO लेके आया था, IRCTC 2015 में लेके आया था, रेलवे में ने 1000 करोड़ का बजट दिया था। और सेम चीज़ वही है, ठीक है, कि इस तरह से जो है हमारा बायोगैस प्लांट काम करता है, उसी तरह से बायो टॉयलेट भी काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो रस्टिंग है, कोई लोहा में जो जंग लग जाता है पटरी में, वो नहीं लगेगा। फिर पोल्यूशन, जो प्रदूषण का समस्या है, ठीक है, वो नहीं होगा। प्लस सैनिटेशन बढ़ेगा, सैनिटेशन अच्छा होगा, ठीक है, स्वच्छता ठीक होगा। अब देखिए, पहले आप कंपेयर कीजिए पटरी और अभी देखिए, पटरी में आपको दिखेगा नहीं ये सब, दिखता है कहीं। हाँ, ये अलग बात है, कोई आदमी अगर रात होता है तो पटरी में जाकर टॉयलेट कर देता है, लैट्रिन कर देगा, वो अलग बात है। लेकिन रेल के अंदर अगर कोई कर रहा है तो वो उसका जो वेस्ट है वो पटरी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ रहे हो।
ठीक है। तो जो बायोगैस प्लांट में हमने देखा, अब ये हम लोग ना ये एटमॉस्फेयर में जाने देते हैं, और वहीं बायोगैस में क्या करते थे, इसको हम लोग कैप्चर कर लेते थे। ठीक है। तो अभी इसका कोई ऐसा भारत सरकार का प्लान नहीं है कि बायो टॉयलेट से जो मीथेन और CO2 निकलेगा, ये भी तो ईंधन है ना, CH4 मीथेन, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अभी उसका कोई प्रयोग नहीं, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। लेकिन ये वहीं बायोगैस जो प्लांट है, इसमें जो बायोगैस निकलता है जिसमें मीथेन और CO2 होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। और इसको जब खाना बनाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जो मीथेन होता है, CH4 होता है, वो जलता है। और बाकी जो गैस है, ठीक है, बाकी गैस जो है, और भी तो बायोगैस में गैस होते हैं, ओके, बाकी जो गैस है वो हवा में चला जाता है, हवा में चला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा बायोगैस प्लांट के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से बायोगैस काम करता है। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा था, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बता दिया। बायो टॉयलेट से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। अब हम इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों, क्या कोल बेड मीथेन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, कि कोयला के जो, इसमें कुछ ये जानने का चीज़ है नहीं कि कोयला का जो वो होता है, खदान होता है, जब भारत का कोई भी कोयला बनता है तो उसके साथ मीथेन भी उसमें दब जाता है। और वो चूँकि मीथेन एक एनर्जी होता है, तो जब हम कोयला का खनन करते हैं, कोयला का माइनिंग करते हैं, तो मीथेन भी वहाँ से निकलता है। उस मीथेन को भी हम लोग जो है पाइप के द्वारा सरफेस पे ले आते हैं, सतह पे ले आते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको कोल बेड मीथेन बोलते हैं। सिंपल एक भाषा में समझिए, अगर हम बात करें कोल बेड मीथेन का, तो हम बोलेंगे यार जो कोयला है, मान लीजिए यहाँ पे कोयला है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे यहाँ पे मीथेन दबा होगा, यहाँ पे मीथेन दबा होगा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, मीथेन, क्या है ये, मीथेन है। ठीक, और ये सब क्या है, अगर हम देखें तो दूसरा कलर से अगर करें तो और ये सब क्या है, कोयला। ठीक है, तो ये सब कोयला है। ठीक है, जो बीच में मीथेन कहीं कहीं फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये कोयला हो गया। ठीक है, और ये कोल हो गया। और कोल के बीच में मीथेन कहीं फंसा हुआ है, तो जब आप माइनिंग करेंगे तो क्या होगा, कोयला निकल जाएगा, तो मीथेन गैस है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में ना जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस और प्लस यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस मीथेन को पाइप के थ्रू निकाल देते हैं। उसी मीथेन को हम लोग को कहते हैं कोल बेड मीथेन। ठीक है, जो कोयला के बेड मतलब कोयला के जो लेयर में वो फंसा रहेगा, उसको बोलते हैं कोल बेड मीथेन। तो कोयला के लेयर में जो मीथेन फंसा होता है, उस मीथेन का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कोल बेड मीथेन। तो आपने सुना होगा खदान में आग लग गया, तो मीथेन जो कि एक गैस है, किसी ने लाइट मारा हो या कुछ मारा, भड़ाक के आग लग गया। ठीक है, तो मीथेन ज्वलनशील है। ठीक है ना, तो इग्नाइटेबल गैस है, इनकम्बस्टेबल गैस है, तो उससे भी आग लगता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा कोल बेड मीथेन के बारे में। नेक्स्ट हमें जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सेल गैस के बारे में, सेल गैस के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपको पता है जो पत्थर होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान, ठीक है, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी चट्टान। ठीक है, ऐसे होता है शायद ना, अवसादी। ठीक है, और मेटामॉर्फिक मतलब जो अपना फॉर्म को चेंज करते रहता है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक का एग्जांपल आपको पता है, ग्रेनाइट, पेरेनाइट, है ना। सेडिमेंट्री रॉक का आपको एग्जांपल है, एक एग्जांपल है सेल रॉक या कोयला। कोयला भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल जैसे मार्बल। तो जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे रॉक के बारे में, हमने पढ़ाया भी है पहले, फिर भी हम ज्योग्राफी फरवरी में पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे हम आपको ये सब बताएंगे। ठीक, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो मार्बल है, सेडिमेंट्री रॉक है सेल। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सेल गैस का, इसीलिए मैंने ये पत्थर के बारे में बता दिया कि सेल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो सेल क्या है दोस्तों, सॉरी सेल क्या है दोस्तों, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पे देखिए
सेल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक का एक क्या है? प्रकार है ना, एक टाइप। ठीक है। तो जो फॉसिल फ्यूल रहता है दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक कब बनता है? सेडिमेंट्स के कारण बनता है। तो जब सेडिमेंट किस चीज़ का बनता है? प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। और प्लांट और एनिमल जब सड़ता बढ़ता है तो क्या बनता है? फॉसिल। ठीक है, तो फॉसिल बनता है ना। तो जो फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल जो होता है, ठीक है, वो आपका सेल ऑयल में और सेल गैस में, सेल गैस के फॉर्म में सेल रॉक में होता है, रॉक में होता है। तो उसी फॉसिल फ्यूल को जब हम लोग निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग सेल गैस बोलते हैं। तो सेल गैस किस, आपको पता है कि प्लांट और एनिमल का जो डिकम्पोजिशन होगा या उसका, तो बहुत साल बाद वो फॉसिल, अगर कोई भी प्लांट एनिमल अगर दब जाता है पेड़ पौधा के नीचे मरने के बाद या पहले, मरने के पहले या जिंदा जिंदा या मरने के बाद, तो वो बन जाता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और उसी में प्लांट में क्या रहेगा बताइए? बहुत सारा मिनरल्स होता है। तो वही मिनरल्स ऑयल के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में जो सेल का चट्टान होता है उसी में फंस जाता है। और जब हम लोग सेल का चट्टान निकालते हैं तो वो मिनरल्स भी या वो फिर ऑयल भी, वो गैस भी निकलता है। उसी ऑयल या गैस को हम लोग सेल ऑयल या सेल गैस बोलते हैं। सिंपल है, कोई समझना है इसमें उतना, मतलब मोटा मोटी उतना रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल है। सेल गैस का मतलब ऐसा गैस जो सेल के चट्टानों में पाया जाता होगा। ठीक है, जब हम खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं सेल गैस का, तो वो निकलता होगा। तो अगर हम बात करें कि सेल, इससे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, सेल गैस अगर हम बात करें कि 2016 के अनुसार, डाटा के अनुसार 2016 का अगर हम डेटा लें, उसके बाद कोई अपडेट आया नहीं है। ठीक है, तो सेल गैस का 2016 के डेटा के अनुसार बात करें तो जो चीन है, चाइना जो है, उस सबसे ज़्यादा सेल गैस का उसके पास भंडार है। दूसरे नंबर पे है हमारा अर्जेंटीना। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है अल्जीरिया। ठीक है, और चौथे नंबर पे है अमेरिका। और भारत जो है वो है 11वें नंबर पे, 11th प्लेस पे। तो चाइना हमारा फर्स्ट पे है और भारत जो है वो 11th प्लेस पे है। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, चाइना हमसे सब चीज़ में बहुत आगे है। ठीक है, तो हम भले कंपेयर करते हैं कि यार इंडिया और चाइना का युद्ध होगा तो इंडिया बता देगा कि इंडिया पास ये मिसाइल है, इंडिया सैंक्शन लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। हालांकि भारत के पास पोटेंशियल है कि हम लोग ग्रोथ होके चाइना के तक बढ़ने का और उससे आगे भी होने का। लेकिन प्रेजेंट रेट में अभी हम बहुत पीछे हैं चाइना से हर फील्ड में। चाहे आप इकोनॉमी का फील्ड ले लो, ठीक है, या डिफेंस का ले लीजिए, ठीक है, या फिर सुपर पावर का ले लीजिए, सब चीज़ में हम पीछे हैं चाइना से। ठीक है, समझ रहे हो? एक डेटा देता हूँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये 90s, ये 1900 कम से कम 60 या 70 का डेटा है, 60 या 70 का डेटा है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और अपडेट करके लीजिएगा तो 1990 के दशक में, ठीक है, ये है चाइना, ये है इंडिया। चाइना और इंडिया के पास, दोनों के पास जो है, चाइना के पास भी 70 फ्लाइट था, 70 मतलब ये था एयरपोर्ट। हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप जो बोलते हैं कि चाइना और इंडिया में बराबर है दोनों, तो वो थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। चाइना जो है वो 70 एयरपोर्ट के आसपास था, 50 भी हो सकता है, उतना काम का नहीं है। अभी जो बताने जा रहे हैं आप उसको सुनिए। इंडिया के पास भी 70 एयरपोर्ट के आसपास था, 70 एयरपोर्ट। ठीक, अभी इंडिया के पास 200 एयरपोर्ट के आसपास है। कितना? 200, 150 से 200। और चाइना के पास अभी पता है कितना है? कितना होगा बताइए तो, सोचिए, अंदाज लगाइए। 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 2000, यही सोच पाएंगे ना। चाइना के पास अभी एयरपोर्ट है 5000। अब देखिए कितना आगे है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये बोलना कि चाइना हमसे पीछे है,
हालांकि हम उसके आगे हो सकते हैं, भारत में ये क्षमता है, और हमारा प्यारा भारत क्यों नहीं होगा, वो आगे होगा ही कभी ना कभी। हम लोग अग्रसर हैं, हम लोग का जीडीपी वीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ जीडीपी बढ़ने से नहीं होगा। चाइना में क्या है दोस्तों, वहाँ पे उसने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत पहले फोकस किया था, विनिर्माण पे, जिसके कारण वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत था, और भारत ने हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया शुरू से ही, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो हम लोग का नेता लोग का उस समय गलती था कि वो लोग सोच नहीं पाए कि किस तरह से हम लोग को भारत को ग्रोथ करवाना है। वहीं चाइना जो है एकदम बेसिक बेसिक चीज़ पे फोकस किया, सबसे पहले एग्रीकल्चर पे, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे, और फिर सर्विस सेक्टर पे। इंडिया क्या हुआ, एग्रीकल्चर में फोकस किया और सर्विस में किया, और सीधे भागा ये मैन्युफैक्चरिंग पे कोई फोकस नहीं किया। और मैन्युफैक्चरिंग में भी फोकस किया तो बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्री में, स्टील का इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री, ये सारा चीज़। इसलिए जो है इंडिया को भी मेक इन इंडिया करना पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना पड़ रहा है। हम सर्विस सेक्टर में बहुत आगे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे हैं, जिसके कारण लोगों के पास रोज़गार नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो ये हो गया हमारा सेल गैस। अब देखिए, सेल गैस जब हम निकालते हैं तो एक्सप्लोरेशन जब करते हैं तो उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। एक्सप्लोरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोरेशन के लिए जो तकनीक यूज करते हैं, ठीक है, वो दो तकनीक यूज करते हैं। ठीक है, एक है आपका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। ठीक है, तो देखो, ये मान लो पत्थर है सेल का, ये ज़मीन है हमारा टॉप सरफेस, सेल का पत्थर जो गहराई में मिलता होगा, तो ये मान लिए सेल का पत्थर है, सेल रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि यार यहाँ पे ना, यहाँ पे हमें सेल गैस भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ सेल गैस भरा हुआ है, सॉरी। तो जब आप इसको कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम लोग इसको पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी के प्रेशर से, ठीक है, हाइड्रोलिक मतलब पानी के प्रेशर से हम लोग इसको तोड़ते हैं पत्थर को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक पाइप लेके गए, ठीक है, और इसमें पानी भरे, ऊपर से पानी भरे, और पानी में प्रेशर है, उसके द्वारा हम पत्थर को तोड़े। ठीक है, तो और उसके बाद उसको सेल गैस को हम लोग ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन इसको कैसे करेंगे, हम लोग हर जगह तो गड्ढा नहीं करेंगे ना, तो यहाँ से इसमें क्या होता है, एक कटर लगा होता है, वो ज़मीन को काटते रहता है काटते रहता है, तो नीचे आता है, यहाँ तक आया, अब इसको इधर जाना है तो हॉरिजॉन्टल ड्रिल करना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे ड्रिल करना पड़ेगा, फिर इसको निकाल के फिर यहाँ से वो निकाल देगा। ठीक है, इस तरह से टेक्निक यूज होता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मतलब। ठीक है, इससे हम लोग पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर माने सेल को तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, फ्रैक्चर करते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल ड्रिल मतलब हॉरिजॉन्टल ड्रिल करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब अब इस तरह से, ऐसे इस लाइन में इसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रिल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गए, अब इधर से हमें इधर जाना है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रिल करेंगे ताकि वो भी निकल जाए। तो दो टेक्निक यूज करते हैं, एक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जिसमें सेल गैस को तोड़ते हैं, और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2010-11 में भारत में पहली बार सेल रिजर्व का पता चला। ठीक है, भारत में पहली बार सेल रिजर्व का हमें पता चला कि भारत में भी सेल का भंडार है, सेल गैस के भंडार है, यह पहली बार पता चला। ठीक है, और पता कौन किया, तो रिलायंस ने किया। तो रिलायंस ने पहली बार भारत को ये बताया कि भारत में भी सेल गैस का रिजर्व है, उसने जो है खोजा। ठीक है, और उसके बाद भारत सरकार इसको जो है सेल गैस को निकाल रहा है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी, उत्तम टेक्नोलॉजी, उत्तम मतलब अच्छा, अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे सेल गैस निकाला जा सके।
ठीक है। तो इंडिया ने तो कोशिश तो किया सेल गैस को निकालने का, लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है। और टेक्नोलॉजी क्या प्रयोग हो रहा है देखिए, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है कि पत्थर को तोड़ना, ठीक है, और नॉर्मल नहीं तोड़ रहे, पानी के प्रेशर से तोड़ रहे हो ना। और हॉरिजॉन्टल ड्रिल करना, वर्टिकल ड्रिलिंग बहुत आसान होता है, जिस तरह कुआं खोदता है या हैंड पंप लगता है या फिर बोरिंग होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन कोई वर्टिकल होता है सीधा। लेकिन कोई बोलेगा यार इधर करो हॉरिजॉन्टल, तो फिर क्या होगा, ये जो ड्रिल है उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, कटर को इधर ले आना, इधर काटेगा। तो वर्टिकल ड्रिलिंग थोड़ा कठिन होता है, और इसको डेवलप करने के लिए हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए जिसके कारण भारत में सेल गैस जो है हम ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं। तो उत्तम टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे सेल गैस हम लोग निकाला जा सके, ठीक है। मैं एक तो ये आपको पीडीएफ जो है ये शेयर कर दूंगा जिससे मैं लिख रहा हूँ, और दूसरा जो सबसे अच्छा पीडीएफ है जो मैंने बनाया है वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो दोनों आप साथ साथ मिला के पढ़िएगा, ठीक। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ठीक है, वो भारत में 6 जगहों को खोजा है जहाँ पे सेल गैस का भंडार है, सेल गैस का भंडार है, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, नेचुरल गैस मंत्रालय, वो भारत में 6 जगहों पे सेल गैस का भंडार खोजा है। तो कौन कौन सा सेल गैस का भंडार है? तो पहला है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी जिसको बोलते हैं कैम्बे बेसिन, कैम्बे बेसिन। दूसरा है असम में अराकन बेसिन, अराकन बेसिन। सेल गैस जनरली नदी वदी के आसपास मिलता है जनरली, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय नदी के आसपास। जैसे गोंडवाना में कोयला भी मिलता है और सेल गैस भी मिलता है, तो गोंडवाना भी क्षेत्र में हमें सेल गैस का भंडार पाया गया है। चौथा इंडिया और इंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब नॉर्दर्न प्लेन, यूपी वाला, बिहार वाला, इंडो जहाँ पे गंगा नदी बहती है, ठीक है, यूपी बिहार, यूपी बिहार झारखंड, ठीक है। पांचवा कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। और छठा है कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन। तो ये 6 जगह है भारत में जहाँ पे पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने खोजा है कि यहाँ पे सेल गैस का भंडार है। खंभात की खाड़ी असम, जैसे मैप बनाएंगे अगर, ये मान लो इंडिया है हमारा, ठीक है, ये पाकिस्तान भी अपने में शामिल कर लिया हूँ मैं, ठीक। तो ये है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। अगर इसको बड़ा सा थोड़ा मैप बनाए, इस तरह से अगर मैं बना मान लो, तो ये असम का जो क्षेत्र है ये है दूसरे नंबर पे, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन मतलब ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये है चौथा, इसमें नाम देखिए। असम दूसरा हो गया, खंभात की खाड़ी यहाँ पे ये हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद गोंडवाना प्लेन, ये छत्तीसगढ़ एमपी महाराष्ट्र वाला एरिया, छत्तीसगढ़ एमपी झारखंड वाला एरिया, ये है गोंडवाना प्लेन। उसके बाद अगर कृष्णा गोदावरी देखें तो ये कृष्णा गोदावरी है, तो ये हो गया पांचवा, और कावेरी जो हो गया वो छठा। तो हो गया 6 जगह, ठीक है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पाँच, छठा, ये टोटल 6 जगह पे पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय ने खोजा है क्या, हमारा सेल गैस का भंडार। अब देखिए एक चीज़ न्यूज में रहता है, पहले रहता था, ठीक है, उसका नाम है गुआर गम, लगभग सब सुना होगा, गुआर गम। गम, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर बीन, ठीक है, गुआर बीन या क्लस्टर बीन, ठीक है, गुआर या क्लस्टर का बीन, इसका सब्जी उब्जी भी बनता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, ये जो बीन है, आपको पता है बीन मतलब क्या होता है? जो लेगुमिनस प्लांट होता है, जैसे फ्रेंच बीन हो गया, सोयाबीन हो गया,
वो सब लेगुमिनस प्लांट होता है। लेगुमिनस प्लांट मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो उस प्लांट का प्रयोग हम लोग बायो फर्टिलाइज़र बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र मतलब जब हम प्लांट का प्रयोग या एनिमल्स का प्रयोग फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं तो वैसे प्लांट्स एनिमल को बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं। आपको पता है प्रेजेंट में जो फर्टिलाइज़र बनता है वो केमिकल से बनता है, राइट। तो खेत को नुकसान करता है और वो अच्छा है भी नहीं। इसीलिए जब हम लोग किसी भी प्लांट एनिमल का प्रयोग बायो फर्टिलाइज़र के रूप में करेंगे तो बायो फर्टिलाइज़र बोलेंगे। जब उसको पेस्ट्स के रूप में करेंगे, कीटनाशक के रूप में, तो पेस्टिसाइड बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। बायो पेस्टिसाइड। जब किसी प्लांट एनिमल का प्रयोग हम लोग फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में करते हैं तो उसको बायो फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग गैस बनाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से तो बायो गैस बोल दिए, समझ में आया ना। तो बायो मतलब क्या, प्लांट एनिमल से बनता है वो। तो बायो फर्टिलाइज़र मतलब जिसका प्लांट एनिमल से प्रयोग होता है फर्टिलाइज़र के रूप में, वो बायो फर्टिलाइज़र हुआ। तो हमें यहाँ पे ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है कि देखो जो गुआर है या क्लस्टर बीन है, इसका दो प्रयोग होता है। एक सेल गैस में इसका प्रयोग होता था और दूसरा इसका प्रयोग खाने में होता था। फूड आइटम के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो खाने में लोग इसको खाते भी हैं, प्लस खाने के जो आइटम होता है उसको गाढ़ा करने का काम ये आता है, गाढ़ा करने का, ठीक है, थिकन करने का। ठीक से कोई पतला चीज़ है उसमें जब आप गुआर गम मिला दोगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, थिकनिंग एजेंट। तो गाढ़ा करने के काम इसमें आता था, ठीक है, पतला को गाढ़ा करने का, ठीक है। तो सेल गैस में कैसे प्रयोग होता था, तो आपको पता है कि जब हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट अगर आप पानी प्रयोग करोगे तो उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन जब हम गुआर जो सब्जी होती है उससे हम लोग एक गम निकालते हैं, गोंद निकालते हैं, उसको हम लोग पानी के साथ मिला के और तब जाके मारते थे जब प्रेशर, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में प्रयोग करते थे। तो उसका पावर बहुत ज़्यादा होता था और आसानी से वो तोड़ देता था। तो सेल गैस में हम लोग गुआर गम का प्रयोग करते थे, ठीक है। क्या करता था ये कि जो लिक्विड हम लोग प्रयोग कर रहे हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में, उसको गाढ़ा कर देता था और उस गाढ़ा करने के कारण उसका प्रेशर ज़्यादा होता था, ठीक है। तो गुआर गम का प्रयोग करते थे जो पहले, चूँकि पूरे विश्व में सेल गैस की तरफ लोग भाग रहे थे, जो जिसके पास सेल गैस है, चाइना है, अमेरिका है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, तो सबको चाहिए था गुआर गम, क्योंकि उसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में प्रयोग करके हम लोग उसका प्रेशर बढ़ा देते थे तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग बढ़िया होगा। तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा था, हाई था। तो किसान जो थे वो बहुत पहले खुश थे कि चलो भाई मेरा हम लोग का सामान बाहर बिक रहा है और हमको खूब सारा पैसा मिल रहा है। तो किसान क्या थे, खुशी थे। लेकिन ये खुशी देखी नहीं गई बड़ी बड़ी कंपनियों से, ठीक है, क्योंकि गुआर गम का सप्लाई जो था वो लिमिटेड था। तो जब सिंथेटिक गम वो लोग बनाने लगे, सिंथेटिक गम वो लोग बनाने लगे, कृत्रिम गम वो लोग बनाए, कृत्रिम गम का निर्माण जब हुआ, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, गुआर गम जो एक प्राकृतिक गम था, गुआर गम का मांग क्या हो गया, घट जाएगा। पहले लोग, आपको पता है कि घर में पहले मिक्सचर बनता था, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनता था, छोटा छोटा मिक्सचर हमने बचपन में खाया था, 1 रुपये का, 2 रुपये का। अब वो सब अब मिलता है, उतना नहीं मिलता। सब क्या खाता भैया, तो हल्दीराम, बीकाजी, भुजिया, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री थे वो ख़त्म हो गए। उसी तरह से जब सिंथेटिक गम आया, कृत्रिम गम का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो उसके कारण हमारा क्या हुआ दोस्तों, डिमांड गुआर गम का कम हो गया और किसान क्या हो गया, दुखी हो गया। तो 2014-15 में 2014-2015 में जब गुआर गम सिंथेटिक गम आया बाज़ार में, तो गुआर गम जो नेचुरल था उसका डिमांड कम हो गया, ठीक है, और किसान को जो पहले फ़ायदा होता था वो नहीं होने लगा। तो ये पूरा था हमारा सेल गैस के बारे में, ठीक है, समझ गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गैस हाइड्रेट। ये तो हम पढ़ रहे हैं गैसियस फ्यूल के बारे में और ख़ासकर हम सीएनजी के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस के बारे में ही हमने बात किया। सेल गैस भी क्या है दोस्तों, एक तरह का जो है, इसमें भी नेचुरल गैस ही रहता है। सेल के चट्टान में जब फंसा रहेगा वो सेल गैस हो जाएगा, लेकिन है वो नेचुरल गैस ही।
गैस हाइड्रेट अगला टॉपिक है, इसको मीथेन हाइड्रेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्लेथरेट भी बोलते हैं, क्लेथरेट। ठीक है, सिंपल सा बात है, हाइड्रेट का मतलब होता है ठंडा चीज़। ठीक है, हाइड्रेट। तो जब भी मीथेन, ठीक है, आपको पता है मीथेन जो होता है, मीथेन जो होता है वो पानी, ठीक है, या बर्फ़, आइस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब अगर पानी रहेगा और मीथेन रहेगा तो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। पानी और बर्फ़ और मीथेन आपस में रिएक्ट नहीं करता है। अगर पानी में अगर मीथेन आप मिला के रख देंगे तो पानी अलग रहेगा, मीथेन अलग रहेगा, कोई दोनों का रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए वो मीथेन पानी के अंदर चला गया। ठीक है, ये समुद्र है हमारा, मान लीजिए सी है, ओशियन। ठीक है, तो अंदर में ये मीथेन है, तो मीथेन और पानी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है हमारा पानी का मान लो मॉलिक्यूल है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये जो है वो है आपका मीथेन। ये क्या है, ये आपका क्या है, मीथेन है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं। मीथेन जो है वो पानी से घिरा हुआ है, रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो जब हम क्या करेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल को हटाएंगे तो ये मीथेन को फिर हम निकाल के प्रयोग कर सकते हैं ईंधन के रूप में, उसको बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट या गैस हाइड्रेट। क्योंकि मीथेन गैस पानी के अंदर है, ठीक है, उसको पानी का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग है। उसी तरह से जब वो क्रिस्टल मान ली पोलर एरिया है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, ये अपना मान ली मीथेन गैस है, तो उसके बगल में जो पानी है वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आइस के फॉर्म में जम जाएगा, आइस के फॉर्म में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो जम जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइस क्रिस्टल। ठीक है, आइस क्रिस्टल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन हाइड्रेट, गैस हाइड्रेट। तो समझना हमें क्या है कि गैस हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट वो होता है जिसमें अंदर में मीथेन है और उसके बाहर में पानी है, पानी से वो घिरा हुआ है या बर्फ़ से घिरा हुआ है। तो हम जब पानी हटा लेंगे, गैस और या बर्फ़ को तोड़ देंगे तो वो मीथेन निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी कभी ये समस्या का बात होता है, क्योंकि मीथेन जो है बहुत ही ग्रीन हाउस गैस है, प्लस वो बहुत ही ज्वलनशील है ना। इसीलिए जब आर्कटिक या अंटार्कटिक पिघलेगा तो बहुत सारा मीथेन जो है उसके अंदर जमा होगा गैस के फॉर्म में, तो बर्फ़ पिघलेगा तो वो जो है अलग हो जाएगा मीथेन और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वो ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए आर्कटिक का पिघलना से सिर्फ समुद्र का स्तर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, फिर अलग अलग बीमारियां नहीं जन्मेगा, इसके अलावा मीथेन भी निकल सकता है, अलग अलग गैसें निकल सकती है जो एटमॉस्फेयर में जाके नुकसान करेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि मीथेन एक फ्यूल है ना, तो अगर हम बढ़िया से उसको निकालें, ठीक है, और अच्छे से, ताकि यार यहाँ पे हमारा मीथेन है, इसको बढ़िया से पाइप के थ्रू निकालें तो हम इसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन जो है एक फ्यूल ही तो है। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो आइस क्रिस्टल है ना, आइस क्रिस्टल मतलब ये मीथेन है और चारों तरफ उसमें आइस का क्रिस्टल है, आइस उससे लपेट दिया है, तो ये हो गया आइस क्रिस्टल। ठीक है, अंदर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, मीथेन। तो बोला जाता है जो आइस क्रिस्टल होता है उसमें 5% मीथेन होता है। ठीक है, अगर हम समुद्र का बेड का बात करें, ओशियन बेड का, तो बोलते हैं वहाँ पे 95% मीथेन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र के अंदर भी कितना मीथेन है, 95%, और आइस के अंदर कितना मीथेन है, 5%। क्या सभी आइस में मीथेन होता है? नहीं, वही बर्फ़ के अंदर मीथेन होगा जिसके अंदर मीथेन फंसा है ना। नहीं तो हम आइसक्रीम खाते हैं वो भी तो बर्फ़ है, उसमें मीथेन थोड़ी है, तो वहीं पे मीथेन होगा जहाँ पे मीथेन उसके अंदर फंसा होगा। ठीक है, तो कहा जाता है, ठीक है, कि प्रेजेंट में जितना भी फॉसिल फ्यूल है, प्रेजेंट फॉसिल फ्यूल जितना भी है,
ठीक है, उसका 3 गुना फॉसिल का 3 गुना जो हमारा मीथेन है, ठीक है, वो आपका ओशियन बेड एंड आइस क्रिस्टल में है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर हम ओशियन बेड को से मीथेन निकालेंगे या आइस क्रिस्टल से मीथेन निकालेंगे तो हमें कोयला जला के ईंधन का ज़रूरत यूज नहीं है फॉसिल फ्यूल के रूप में यूज करने का। हम आसानी से मीथेन निकाल सकते हैं समुद्र से, ठीक है, या फिर आइस क्रिस्टल से। लेकिन निकालने में क्या है दोस्तों, समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि मीथेन जो है ज्वलनशील है और हमको उसको निकालने में अच्छे से सावधानी बरतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन ये फ्यूचर का ईंधन तो है, इसीलिए हम लोग इसको फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं, किसको, मीथेन हाइड्रेट को या गैस हाइड्रेट को, ठीक है, या क्लेथरेट को। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल है। साथ ही साथ इसको अभी भारत सरकार निकालने का कोशिश कर रहा है गल्फ़ ऑफ मन्नार में, गल्फ़ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी में हाल ही में लार्जेस्ट गैस हाइड्रेट आपका भंडार मिला है, भंडार मिला है। तो ये इन्फॉर्मेशन था आपका किसके बारे में? गैस हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट के बारे में। याद क्या रखना है कि मीथेन और पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बर्फ़ के साथ, इसलिए मीथेन अलग से पानी से घिरा रहता है या गैस आइस से, बर्फ़ से घिरा होता है। तो जब बर्फ़ से या गैस, उसी को हम लोग गैस हाइड्रेट या मीथेन हाइड्रेट या क्लेथरेट बोलते हैं। 95% मीथेन हमारा ओशियन बेड में है, 5% आइस में हाइड्रेट फॉर्म में है। तो बोला जाता है कि पूरे पृथ्वी का जितना भी फॉसिल फ्यूल है उसका 3 गुना फॉसिल फ्यूल यहीं पे आपको मिल जाएगा, इसलिए इसको फ्यूचर का ईंधन भी दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोलर एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। सोलर एनर्जी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और आज दोस्तों आपका जो होमवर्क है वो 2 पेज आप पढ़ेंगे लूसेंट का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, 2 पेज, ठीक है, 2 पेज आपको पढ़ना है, 2 पेजेस। और 4 पेज आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत का पॉलिटी। ठीक है, और जो भी इकोनॉमी में पढ़ाया जा रहा है उसको आपको साथ साथ रिवाइज करना है। जो भी साइंस टेक में करवाया जा रहा है साथ साथ रिवाइज करना है। करंट अफेयर भी जो है उसको साथ साथ पढ़ते रहिए ताकि लास्ट में रिवीजन करने का टेंशन ना रहे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जो हमारा लोग पढ़ रहे हैं मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसका एक चैप्टर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वो आपका रात में आएगा 10 बजे के आसपास, 10 PM के आसपास। और मैं आज लाइव क्लास भी लूँगा आप लोगों का। ठीक है, 7 PM के आसपास, 7 बजे, ठीक है, लाइव क्लास लेंगे मैपिंग सेक्शन का। मैप में बच्चों लोग को दिक्कत होता है तो 7 बजे ऑनलाइन ज़रूर आइएगा, हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। और रात के 10 बजे आप लोगों का जो है रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा आपका इकोनॉमी का। ठीक है, किसका आएगा? इकोनॉमी का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। इसका जो PDF है मैं पेड ग्रुप पे आपको दे रहा हूँ। जो बच्चे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे 299 रुपीज़ का कोर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स में आपको पूरा GS का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा। CSAT, PYQ, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर का सारा चीज़ तैयारी करवाया जाएगा और PDF भी दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।